चलिए अब आपको एक नया कंसेप्ट समझाते हैं। देखिए एक खबर आई शहर, ये निकल करके आई कि सरकार ने जैसा वादा किया था अपने मैनिफेस्टो में कि प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत हम जो 6,000 रुपया 2,000 की 3 किश्तों में हमें पूरे साल के दौरान फार्मर के अकाउंट में डालना है, वो मार्जिनल फार्मर जिसके पास की 2 हेक्टेयर ज़मीन रहती है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, उससे आगे बढ़ करके सभी फार्मर को दे देंगे, सभी फार्मर को दे देंगे। हमारे स्टूडेंट ने पॉइंट रेज किया कि सर ये जो प्रधानमंत्री किसान स्कीम के तहत भारत सरकार के द्वारा साल का 6,000 रुपया दिया जाना था सभी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को, जो कि 12.5 करोड़ बनते हैं, ये कैसे सारे फार्मर्स तक एक्सटेंड कर दिया गया एज अ पॉपुलिस्ट मेजर, क्योंकि चुनाव में वादा किया था। और फिर अल्टीमेटली क्या, इससे जो पहले बजट 75,000 करोड़ था, बाद में बजट 87,000 करोड़ हुआ, तो ये जो 12,000 करोड़ का एक्स्ट्रा बर्डन आ गया है गवर्नमेंट के ऊपर। ये 12,000 करोड़ रुपए, एक तो पहली बात तो जो फार्मर वेल टू डू हैं, जो फ्लरिशिंग स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, इन फार्मर को क्या इस पैसे की ज़रूरत थी? 6,000 रुपया उन्हें एनुअली देने की ज़रूरत थी? पहली बात, ऑलरेडी उनके पास इनफ मनी रहती है और फिर भी उन्हें वो पैसा दिया गया। इससे जो गवर्नमेंट के ऊपर 12,000 करोड़ रुपए का बर्डन आया, यूथ अनएम्प्लॉयड चल रहा है, वही अगर किसी तरह के ऐसे प्रोजेक्ट पे लगाए जाते तो उससे एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो सकता था। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो ये कहाँ तक जायज़ है सरकार के एंड पे, ऐसे सवाल आए, समझाते हैं। देखो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता देता हूँ, देखिए हम न सरकार का पक्ष रखेंगे, हम प्रॉस भी बताएंगे, कॉन्स भी बताएंगे, जो हमारा तरीका रहता है, और फिर हम इसमें सुधार भी बताएंगे। देखिए सबसे पहला एस्पेक्ट, ये कहीं पे भी लिखा हुआ या तय नहीं है कि वो जो अतिरिक्त 2 करोड़ फार्मर हैं उनमें यूथ होगा नहीं, ये कहीं पे भी नहीं है। तो एक तरह का फार्मिंग सेक्टर को जब तक हम एम्प्लॉयमेंट से जोड़ करके नहीं देखेंगे तब तक हमारा इकोनॉमी का पर्सपेक्टिव चेंज नहीं होगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जब हम ये मांग करते हैं कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल होनी चाहिए, तो 2 करोड़ नौकरियां मतलब जब हम बात नौकरी की करते हैं, यहां पर प्रॉब्लम आती है, हमें बात रोजगार की करनी चाहिए, बात एम्प्लॉयमेंट की होनी चाहिए, बात लाइवलीहुड की होनी चाहिए। आप सारी सरकारी एजेंसियां मिला लीजिए, IAS, PCS, SSC, बैंक पीओ, LIC, रेलवे, सब कर लो यार, साल भर में 1 लाख निकाल लोगे नौकरियां, बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं। 5 साल में 5 लाख नौकरियां। ये मैं उस स्टेज पे बात कर रहा हूं जब बहुत हाई वैकेंसीज लॉन्च हो रही हैं और इन इंडस्ट्रीज़ की एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन कैपेसिटी लिमिटेड है, उससे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म वर्किंग रहती है। बैंक को आज एम्प्लॉय की ज़रूरत है, 10,000 एम्प्लॉय भर्ती किए, फिर वो 30 साल तक कहीं नहीं जाने, तो कुल मिलाकर के आप इनके थ्रू कितना रेज कर लेंगे? आपके पास ऑप्शन यही बचता है कि आप उन सेगमेंट्स और एरियाज को आइडेंटिफाई करिए जहां जिनका एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बहुत स्ट्रांग है। पहली बात, जिनका एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बहुत स्ट्रांग है। फिर दूसरा, मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि जब आप बात करते हैं इन सेगमेंट्स में जॉब की, जिन ऑर्गेनाइजेशंस के मैंने नाम लिए, आपके पास IAS, PCS, SSC, बैंक पीओ, LIC, रेलवे, एवरीवेयर, कितने के लोगों के पास नेसेसरी एजुकेशन एंड स्किल्स हैं जो इन जॉब्स को ग्रैब कर सकते हैं वाया कंपटीशन? सबसे पहले कंपटीशन के लिए प्रेपरेशन करने के लिए फीस स्काई रॉकेटिंग है, स्टडी मटेरियल्स, इंस्टीट्यूट्स के खर्चे, फिर एजुकेशन का एक्सेस एट द विलेज लेवल, फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज लाइक द ग्रेजुएशन एंड +2, ये सारी कंडीशंस फुलफिल होनी जरूरी हैं। और अल्टीमेट एस्पेक्ट ये है कि स्किल डेवलपमेंट और ऑक्यूपेशनल एक्सपीरियंस हमारी कंट्री में इतने डाइवर्सिफाइड है कि आप सबको न्यूट्रलाइज करके एक क्षेत्र में नहीं ला सकते। 130 करोड़ जनसंख्या वाला देश सिर्फ सरकार के द्वारा पैदा नौकरियों पर टिकेगा नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ जॉब होल्डर्स ही नहीं क्रिएट करने हैं, आपको एम्प्लॉयर्स भी क्रिएट करने हैं जो फर्दर एम्प्लॉयमेंट दे सके। किसी भी एक यूथ को नौकरशाही में लाना, यानी कि जॉब से बेटर आप उसे उतना कैपेबल बनाइए कि वो आगे 5 to 10 जॉब्स दे सके। इसको देख करके कई प्रोग्राम आए भी हैं वर्ल्ड लेवल पर, हमारी कंट्री में भी आए, स्टैंड अप प्रोग्राम भी आए, स्टार्टअप प्रोग्राम भी आए। उसकी बात नहीं करेंगे आज। बात इस बात की करते हैं कि जब हम जॉब एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, तो जब एग्रीकल्चर की फील्ड में इरिगेशन का एक्सटेंशन होता है, उसकी वजह से वो जो वहाँ पर पोटेंशियल क्रिएट होता है लाइवलीहुड का, अर्निंग का, उससे भी तो एम्प्लॉयमेंट रेज होता है।
वह भी तो एम्प्लॉयमेंट में ही काउंट होगा मेरे भाई। जो नई टेक्निक्स यूज़ होंगी, जो नए सीड्स बनेंगे, जो नई हाई यील्डिंग वैरायटीज़ आएंगी, जो फर्टिलाइजर्स वहाँ पे यूज़ हो रहे हैं एग्रीकल्चर में, जो इंसेक्टिसाइड्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं, जो नए तरह के फार्म इक्विपमेंट्स हैं, ट्रैक्टर हैं, चाहे रोटावेटर हैं, चाहे थ्रेशर्स हैं, चाहे ग्राइंडर्स हैं, एनीथिंग, ये किसी ना किसी फैक्ट्री से ही बन करके आ रहे हैं या किसी ना किसी एरिया से ही बन के आ रहे हैं, तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ही जनरेट होगी। लेकिन ये तब होगा जब एग्रीकल्चर में इन चीज़ों की मांग होगी, वो तब होगा जब वो चल रहा है, वो तब होगा जब एग्रीकल्चर का विकास होगा, तो वो तब होगा जब इरीगेशन का एक्सटेंशन होगा। तो इरीगेशन का एक्सटेंशन करना भी एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने जैसा है। पहली बात, फार्मर की एजुकेशन अवेयरनेस भी बढ़ाने जैसा है एम्प्लॉयमेंट को। मछुआरों को स्किल करना और एक्वाकल्चर से जुड़ी हुई नई टेक्निक्स लाना, यह भी एक तरह का आपके लिए ऑक्यूपेशन क्रिएट करना और एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने जैसा है। हैंडीक्राफ्ट को सपोर्ट करना, उसे इंक्रीज करना, कॉटेज इंडस्ट्री को सपोर्ट करना, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को स्ट्रेंथन करना, स्ट्रॉन्ग करना, उसे डेवलप करना, ये सारी चीज़ें हैं जो एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करती हैं। ऐसे में अगर आप कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कर रहे हैं तो पहले ये माइंडसेट हमें निगेट करना होगा कि यूथ शायद एग्रीकल्चर से बिल्कुल बाहर बैठा हुआ है। मेरी क्लास में बहुत सा यूथ है जो फार्मिंग करता है, मैं आपको क्लियर कर दूं। इस अप्रोच की वजह से आप इसे फोर फ्रंट इशू बना ही नहीं पा रहे हैं, और फार्मिंग जब तक फोर फ्रंट पे नहीं आएगी, इंडिया जैसी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट का इशू सॉल्व नहीं होगा। मैं आपको क्लियर कर दूं, आज एम्प्लॉयमेंट 6.2 तक आ चुकी है, पिछले 45 साल में सबसे ज़्यादा गिर गए हैं हम एम्प्लॉयमेंट के मामले में। कारण फार्मिंग डिस्ट्रेस चल रहा है, एग्रीकल्चर एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स नहीं लग रहे हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस गिर गए हैं। पहले के लेक्चर में क्लियर हो गया, हमने कर दिया। ऐसे में आप क्यों नहीं, जब भी एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो उसे एम्प्लॉयमेंट से जोड़ करके देखते हैं, और फिर एम्प्लॉयमेंट से जोड़ते हैं तो क्यों नहीं उसमें यूथ जोड़ते हैं आप। जब तक यूथ उसमें जुड़ेगा नहीं, सॉइल टेस्टिंग क्या यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट नहीं है? अगर उस फार्मर की जेब में 6,000 रुपया साल का जाता है और उस 6,000 रुपये से अगर वो उस सॉइल टेस्टिंग लैब की फीस भरता है, तो उस सॉइल टेस्टिंग लैब में जो 2 लड़के या लड़कियां लगे हैं, तो क्या ये एम्प्लॉयमेंट नहीं है? अगर वो उस 6,000 रुपये से अपनी फील्ड का बेटर सर्वे करा पाता है, उस 6,000 रुपये से वो कोई ऐसी मैगजीन्स या ऐसे लिटरेचर का सब्सक्रिप्शन ले पाता है जो उसे गाइड करता है फार्मिंग को लेकर के, उस 6,000 रुपये से अगर वो अपनी क्रॉप के, सीड्स के, फर्टिलाइजर्स के, इंसेक्टिसाइड्स के सैंपल्स सिटी में या लैब तक ले जा सकता है, जिससे उसका खर्चा आता है ट्रांसपोर्ट का, रहने सहने का, साल में तीन ग्रोइंग सीजन के दौरान अगर फार्मर को अपने सीड्स हैं, अपनी फर्टिलाइजर्स हैं, अपनी सॉइल है, ये टेस्ट कराने के लिए अगर इतना डिस्टेंस तय करना है कि जहाँ पर 500-700 खर्चा, फिर रहने का, लॉजिंग का खर्चा आता है, 2,000 रुपये की कीमत बन जाती है। इस वजह से वो नहीं जा पाता। अगर ये 2,000 रुपये की किस्त उसे 3 ग्रोइंग सीजन के दौरान मिल रही है, और अगर वो इतना ही करा लेता है, तो एक तो उसकी फार्मिंग का रेवोल्यूशन हो सकता है। 2,000 रुपये का महत्व यहाँ पर समझो, इस वजह से वो रह जा रहा है ना बहुत से कामों से, वो हो जाएंगे। और दूसरा क्या, वो यूथ को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा ना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो रहा है ना, मिलेगा। तो पहला तो आप इसे मान के चलो कि इससे एम्प्लॉयमेंट यूथ को भी मिलेगा, यूथ को ही मिलेगा, मैं नहीं कह रहा, मैं मिलेगा। और मैं ये निगेट नहीं कर रहा कि नई नौकरियों का निर्माण नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट को जॉब्स नहीं देनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि कॉर्पोरेट हाउसेज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, MNCs में जॉब नहीं आना चाहिए, वो एक अलग इशू है, उस पर भी बात करेंगे, अभी इसकी बात हो रही है। दूसरा, ऐसा क्यों किया गवर्नमेंट ने? देखो, ऐसा इसलिए किया क्योंकि डिलीवरी में बहुत स्ट्रांग इशू था, और गवर्नमेंट की ये बहुत स्ट्रांग पॉलिसी है। डिलीवरी में इशू क्या था? जब भी आप ऐसा ग्रेड कर देते हैं और ऐसी कंडीशन रखते हैं कि इस फार्मर को मिलेगा, उस फार्मर को नहीं, तो फिर सीधे सीधे आप परमिशन दे देते हैं इंस्पेक्टर को। सारा ओनस इंस्पेक्टर पे आ जाता है कि वो किसे आइडेंटिफाई करता है कि वो ये फार्मर है, और किसे आइडेंटिफाई करता है कि वो ये फार्मर नहीं है। और इसी पसोपेक्ष में कि ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है या नहीं है, बेनिफिट उस तक पहुंच ही नहीं रहा। और गवर्नमेंट ये एट एनी कॉस्ट नहीं चाहती थी। गवर्नमेंट ये चाहती थी कि 2 करोड़ किसानों को बेनिफिट देने के ना देने के चक्कर में 12 करोड़ किसान सफर नहीं कराए जा सकते। 12.5 करोड़ उनको इमीडिएटली बेनिफिट की नीड है, और दैट टू मिनिमम इंस्पेक्टर राज प्रोविजन, क्योंकि जब अब सारे ही फार्मर को जाना है तो फिर चक्कर ही क्या है भाई, आइडेंटिफिकेशन मैकेनिज्म की टेंशन ही नहीं रहेगी, सुपरविजन का कोई पंगा ही नहीं, सर्टिफिकेशन का इशू ही नहीं, सीधा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोसेस के थ्रू सीधा अकाउंट में, सारा सिस्टम ही क्लियर। तो डिलीवरी बहुत रॉबस्ट होगी, क्योंकि फार्मर को पैसा क्या चाहिए, ऑन टाइम। 130 करोड़ के देश में 14.5 करोड़ सीधा सिर्फ फार्मर उठाया है। फार्मर से जुड़े कितने लोग हैं? 14.5 करोड़ लोगों को डिलीवरी देना, ये बहुत बड़ी बात होती है बेटा।
और वो भी आपने खुद से जिम्मेवारी ली है कि एक साल में एक बार नहीं दोगे, साल में 3-3 बार दोगे, साल में 3-3 बार डिलीवरी पहुंचाना। ऐसे में आइडेंटिफिकेशन का दौर ही चलता रहता। कभी कोई फार्मर इस सीजन में स्मॉल एंड मार्जिनल हो गया है, कभी वो स्मॉल एंड मार्जिनल से निकल गया है। कोई ठेके पे लेके जमीन कर रहा है, किसी की अपनी थोड़ी घट गई है या थोड़ी सी बढ़ गई है, चलो जी इंस्पेक्टर बाबू को उसी 6,000 में से 3,000 खिला दो, फिर बाबूजी नाम डाल देंगे कि हाँ अब तुम हो इस लिस्ट के अंदर। तो कुल मिलाकर के क्या पहुंचा, फसल बीमा योजना के तहत यही हुआ ना, बीमे का पैसा लेने के लिए, चेक लेने के लिए पैसा खिलाओ। किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के तहत और अदर लोन स्कीम के तहत लोन कैसे मिलेगा, लाख रुपए लोन में से 15,000 किसका, बाबूजी का, किनका, बैंक मैनेजर साहब का। तो किसान उस 15,000 की महत्व किसान के लिए समझो बेटा, 15,000 किसान के लिए बहुत होता है। अगर 15,000 रुपया किसान बचा ले, किसान सोलर पैनल लगा सकता है और उस सोलर पैनल से उसकी पानी की जरूरतें पूरी हो सकती हैं। 15,000 शहर में कुछ नहीं होगा, किसान के लिए बहुत बड़ी बात है। वो किसान जो हैंड टू माउथ चलता है, उसे अगर कहीं से 2 सीजन 6,000 मिलता है और वो 2 सीजन उसे 2 साल सेव करके 12,000 में अगर कोई नई इनोवेशन या टेक्निक लगा लेता है, ये बहुत बड़ी बात है। 3 साल अगर वो इसे सेव कर लेता है तो मशरूम टेंट या मशरूम ग्राउंड बनाने के लिए वो मशरूम कल्टीवेशन की तरफ शिफ्ट हो सकता है। और अगर 4 से 5 साल वो इस पैसे को हाथ ना लगाए तो 25-30 हज़ार जमा हो जाएगा उसकी जेब में, और उस 30,000 से वो कोई भी इनोवेशन रिलेटेड प्रोजेक्ट ले आएगा। ये किसान को सोचना है, और इसी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ये किया गया है। और सीधा 85,000 करोड़ रुपया डिमांड भी तो क्रिएट करेंगे रूरल इकोनॉमी में, वो किधर तो इन्वेस्ट होगा। तो ट्रांसपेरेंस बनाने के लिए, स्कीम को डिलीवरी मैकेनिज्म फास्ट करने के लिए, डिमांड क्रिएट करने के लिए, किसान की एक्टिविटी को डाइवर्स करने के लिए, और किसान देखो देश में टेक्नोलॉजी बना के लैब में रखते चले जाओ, डेमोन्स्ट्रेशन करते चले जाओ। जब तक किसान टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं होगा, जब तक किसान टेक्नोलॉजी को लेकर के रिसेप्टिव नहीं होगा, तब तक आपकी सारी टेक्नोलॉजियाँ धराशायी हैं, धराधर हैं। और किसान टेक्नोलॉजी को लेकर के तब तक रिस्पॉन्सिव नहीं होगा जब तक किसान को हम वो एक एक्स्ट्रा स्पेस नहीं देंगे कि वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स की तरफ भी आए, कुछ इनोवेशंस की तहत भी आए। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें ज़रूरी हैं। अभी शुरुआत में ऐसा हो सकता है सरकार ने पूरा एम्बिट, सरकार का फिनोमेना, सरकार की फंडिंग, सरकार की इन्वेस्टमेंट फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि अभी इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 2 साल अगर ये ढंग से चल गया, ये 6,000 रुपया विद कंडीशंस आएगा कि इसे आप सॉइल टेस्टिंग में लगाओगे, इसे आप इन सीड्स को परचेज करने में लगाओगे, इस पैसे के थ्रू आप ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करोगे, इसके वाया आप अपने इनपुट्स को स्ट्रॉन्ग करो, सोलर पैनल्स लगाओ, इको फ्रेंडली ड्रिप इरीगेशन पाइप खरीदोगे, इस बार की किस्त जो है वो किस्त से आप पाइप खरीदोगे। इस तरह के कोई मैकेनिज्म आएंगे कि जैसे पाइप खरीदा, पाइप का पर्ची जमा कराई और 2,000 की किस्त विड्रॉ हो गई। लेकिन ये तब होगा जब एक बारी आइडेंटिफाई हो जाएंगे सारे बेनिफिशियरी। ये तब होगा जब एक बारी गवर्नमेंट को क्लियर हो जाएगा कि हर साल 87 हज़ार करोड़ रुपया निकल रहा है, फिर उससे रूरल इकोनॉमी को पुश मिला है। मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में ये कंडीशन ओरिएंटेड होगा, और वो कंडीशंस ऐसी ही होंगी कि स्प्रिंकलर्स आने चाहिए, ड्रिप इरीगेशंस आनी चाहिए, कनाल चैनल्स बनने चाहिए, ये मतलब लैंड डेवलपमेंट से रिलेटेड ज़्यादा होगा ये। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो ऐसे में अब आता है पॉलिटिकल इशू। तो पॉलिटिकल इशू में सरकार का ये कहना है कि देश की जो धरोहर है, जो देश खड़ा है इस समय, 7% फार्मर के पास देश में इस समय, जो 7% बिग फार्मर, 7 से 8% बिग फार्मर, वो लेकर के बैठा हुआ 80% लैंड। तो कुल मिलाकर के पीडीएस भी उसी से सेटिस्फाई हो रहा है, फूड ग्रेन्स की रिक्वायरमेंट कंट्री लेवल पर उसी से सर्वाइव हो रही हैं, और अल्टीमेटली हमारी फूड सिक्योरिटी उसी से सिक्योर है, और प्राइसेस। तो गवर्नमेंट और जनता में सेंटीमेंट था कि अपनी मेहनत से, लगातार की हुई प्रैक्टिसेस से अगर कोई फार्मर बड़ा हो गया तो ये उसका दोष है, ये उसका दोष है कि उसे सेवाओं का फायदा क्यों ना मिले। तो फार्मर में ये भेद, इस तरह की गवर्नमेंट पॉलिसीज में उन फार्मर की तरफ से डिमांड थी कि नहीं होना चाहिए, ये भेदभाव नहीं रखना चाहिए। और सरकार को भी दिखता था कि ये जो फार्मर बेल्ट है, इस फार्मर बेल्ट में आपको वो फार्मर चाहिए, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, एक बहुत बड़ा वोट बेस उनका बनता है। लेकिन आज भी ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर बहुत स्ट्रॉन्गली इंटीग्रेटेड है, कनेक्टेड है उन न्यूक्लियस फार्मर से जो गांव के बड़े फार्मर्स हैं। बड़े फार्मर का इनके ऊपर होल्ड है, क्योंकि आज भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ले लें, कोई इंश्योरेंस का बेनिफिट लेना है, किसी तरह के ट्रैक्टर, कंबाइंस और अदर इक्विपमेंट्स यूज़ करने हैं,
किसी तरह के बैंक से लोन के बेनिफिट लेने हैं। जो सेंटर ऑफ प्लानिंग है, जो सेंटर ऑफ मैनेजमेंट है, जिसकी तरफ सब देख रहे हैं, वो फ्यू बिग फार्मर्स, विलेज इकोनॉमी में उनका रोल ऑलवेज बड़ा स्ट्रांग है। तो ये भी सरकार कंसिडर करके चलती थी कि छोटा फार्मर तो जुड़ा है, लेकिन पूरी तरह से प्रोसेस स्मूथली चले, उसके लिए बड़ा फार्मर भी नदारद नहीं होना चाहिए। ये भी सरकार का टारगेट था। यस, इसे एक इकोनॉमिक बर्डन आता है 87,000 करोड़ रुपए का। लेकिन मैं आपसे एक बात चर्चा करता हूं, आप ध्यान से सुनो। हमारी कंट्री का सबसे बड़ा हैंडीकैप क्या रहा? आज हमारी कंट्री में जीडीपी 5.8% आ गई। जनवरी फरवरी मार्च क्वार्टर में हम बड़ा हो हल्ला मचा रहे हैं। इसके लिए हमने कंसिडर नहीं किया कि कंडीशंस क्या थी। आप लगातार चुनाव जीतने के लिए वादे करते आ रहे हैं कि आप लोन राइट ऑफ कर देंगे। अगर इस तरह से बैंक्स का पैसा हम राइट ऑफ करते चले जाएंगे, इसके 3 इतने घातक परिणाम है। पहला तो वो किसान दोबारा लोन नहीं ले पाएगा, क्योंकि वो बैंक की राइट ऑफ लिस्ट में आ जाएगा, बैंक उसे डिफॉल्टर कंसिडर करेगी। ठीक है, उस बार का लोन उसका नहीं, उसने भरा, बैंक को सरकार से पैसा आ गया, या सरकार ने बैंक को कहा कि हमारा ही तो हो, अरे एडजस्ट करो, लेकिन बैंक ने नाम चढ़ा दिया लिस्ट पे, पूरे खसरा नंबर, गर्दौरी नंबर सब पूरा चढ़ा दिया कि ये पैसा नहीं दे गया। अब अगली बार वो गया किसान, लोन कहाँ से लेगा भाई? मतलब पेरेनियली आप जब एक फार्मर को उसका लोन माफ करते हैं, वेव करते हैं, पेरेनियली आप उसे फाइनेंशियल सिस्टम से वांछित करते हैं। मैं हैरान हूँ। एक तरफ आप फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कर रहे हो, एक तरफ आप कह रहे हो बैंकिंग सुविधा से जुड़े, एक तरफ आप कह रहे हो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मिले, एक तरफ आप कह रहे हो लोन सरकार या प्राइवेट बैंक, मतलब इंस्टीट्यूशंस के थ्रू मिले, ताकि फार्मर जो है फाइनेंशियल के हत्थे ना चढ़ जाए। दूसरी तरफ आप बार बार लोन राइट ऑफ करके बैंक्स की नजरों में उसे डिफॉल्टर क्रिएट कर रहे हो, और उस डिफॉल्टर होने की वजह से आप उससे पेरेनली ये राइट छीन ले रहे हो कि भाई उसे फर्दर लोन ना मिले। सिबिल में उसका नाम खराब हो रहा है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड, सिबिल कैटेगरी में वो नीचे चला जा रहा है। तो कैसे, जब उसकी क्रेडिट रेटिंग से नहीं होगी तो उसे लोन कहां से मिलेगा अगली बार? ये पहली बात। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बैंक्स एक प्रैक्टिकल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इनको कमर्शियली चलना है। अब एक संस्था ऐसी है जिसका वर्किंग फिनोमेना कमर्शियल होना चाहिए, उसको आप लिटरली पॉलिटिकल एस्पेक्ट से यूटिलाइज करते हैं कि लोन राइट ऑफ कर दो, तो उसकी जब रिकवरी ही नहीं आएगी उन इतने बड़े लोनों से, और लोन्स भी 70,000 करोड़, 80,000 करोड़, 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए तक लोन वेव होते हैं। जब आप इतना बड़ा लोन अमाउंट वेव करते हैं तो सीधे सीधे वो जो बैंक है उसके रेम्यूनरेशंस को, उसकी कैपिटल जनरेशन पावर को आप डंप कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप उसे राइट ऑफ करते हैं, आप उसकी प्रिंसिपल वैल्यू तो सरकार इन्फ्यूज़ करती है, लेकिन उसके जो एसेट की वैल्यू है, जो इंटरेस्ट है, जो प्रोडक्टिव वैल्यू है, सब खत्म। जबकि वही 70,000 या 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपया बैंक ने किसी और अफेयर में दिया होता तो बैंक उतनी रिकवरी करता और फिर वो उतनी ग्रोथ भी करता। तो इस लेवल पर आप बैंक को हैम्पर कर रहे हो। बैंक के पास फिर फर्दर पैसा नहीं है, तो बैंक पैसा नहीं है तो बैंक क्रेडिट जनरेशन कहाँ से करेगा इकोनॉमी में? और जब इकोनॉमी के अंदर क्रेडिट जनरेशन ही नहीं होगा तो लिक्विडिटी कहाँ से आएगी? और जब लिक्विडिटी नहीं आएगी तो फिर लोग लोन कहाँ से, इन्वेस्टमेंट कहाँ से होगी, डिमांड कहाँ से क्रिएट होगी? और जब डिमांड ही नहीं क्रिएट होगी तो सप्लाई क्या होगी? सप्लाई नहीं होगी तो प्रोडक्शन नहीं होगी, प्रोडक्शन नहीं होगी तो एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी। तो बैठे रहो, फिर पहिया रुक जाएगा अर्थव्यवस्था का। ये दूसरी गलती आपने की। तीसरी गलती आपने की, क्या मैं किसान विरोधी हूं? जब मैं ये बात कर रहा हूं, मैं किसान का सबसे बड़ा समर्थक हूं देश में। कारण, मैं ये कह रहा हूं कि लोन राइट ऑफ नहीं करना चाहिए, लेकिन इमीडिएट नीड तो किसान की ये है कि वो इस सिचुएशन तक आ गया है कि लोन राइट ऑफ नहीं करेंगे तो वो खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर अगर हम देखें, और अगर हमने अपने फार्मर को बचा के रखना है, क्योंकि सिर्फ हम ये देखें कि बैंक की कमर्शियल वायबिलिटी चलती रहनी चाहिए, तो ठीक है वो हार्म होगा लेकिन काम तो करता रहेगा। हम ये देखें कि किसान को दोबारा लोन नहीं मिलेगा, इसकी वजह से राउट ऑफ नहीं करना। लोन लेने के लिए किसान तो होना चाहिए ना, किसान ही नहीं रहा, लोन लेने कौन जाएगा अगली बार? तो किसान एक ऐसा सेगमेंट, मैंने अभी बताया नेशनल सिक्योरिटी, मैं तो उसे नेशनल सिक्योरिटी से जोड़ के देखता हूँ। अगर वही खत्म हुआ, सुसाइड बढ़ते जा रहे थे, तो फार्मिंग ही सफ़र कर जाएगी। फिर हम क्या करें? क्या इसके लिए किसान जिम्मेदार ठहराना चाहिए जो वो लोन रीपे नहीं कर पा रहा? भारतीय किसान वर्ल्ड में सबसे डिग्निफाइड एंड सेल्फ रिस्पेक्ट ओरिएंटेड किसान है, मैं आपको बता दूँ। कई दौर देख लिए हैं पिछले अंग्रेजों से लेकर के अब तक, उसने किसानी नहीं छोड़ी और वो खेती नहीं छोड़ता कई सीजन्स के बाद। तो हाईली डिग्निफाइड कम्युनिटी एट वर्ल्ड लेवल। पैसा नहीं रखते 1 रुपया भी किसी का, मैं आपको क्लियर कर दूं। पैसा रख रहा है क्योंकि मजबूरी है, उसकी पैसा देने की ताकत ही नहीं है। यहाँ पे गवर्नमेंट फेलियर है कि रिपीटेड साइकिल ऑफ द गवर्नमेंट्स ने पॉपुलिस्ट मेजर के तहत लोन माफ करते करते आज एक ऐसी माहौल खड़ा कर दिया है
कि किसान इनेबल्ड ही नहीं है कि अपना वो लोन खुद दे सके। मेरा सवाल यहाँ पे आता है, किसान क्यों नहीं अपना लोन पे कर पाता और गवर्नमेंट को क्यों करना पड़ता है? क्योंकि गवर्नमेंट ने लॉन्ग टर्म मेजर्स के तहत जो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स करने थे वो नहीं किए, चाहे फिर वो लैंड रिफॉर्म्स करने थे वो प्रॉपर नहीं एग्जीक्यूट हो पाए। यहाँ पे भी सरकार पॉपुलिस्ट मेजर्स कर गई। रैम्पेंट करप्शन ने बर्बाद कर दिया, क्योंकि सरकार की सरकारी पॉलिसियों का फायदा 100 रुपया जाता था और 85 पैसा रास्ते में खत्म होता था, 15 पैसे जाते थे। ऐसा राजीव गांधी कहते हैं कि रास्ता सिक्का चलते चलते घिस 1 रुपया जाता था तो 15 पैसे पहुंचते थे और 85 पैसे रास्ते में खत्म हो जाते थे, करप्शन में खत्म हो जाते। किसान करप्शन की भेंट चढ़ा। किसान को ऑर्गेनाइज करने की कभी गवर्नमेंट ने प्रयास नहीं किए। किसान के लिए मार्केट्स नहीं बनाई लॉन्ग टर्म के लिए कि वो प्रोडक्ट उसका बिक सके। किसान के लिए ट्रेडर का मुद्दा, बिचौलिए का मुद्दा, आड़तीय का मुद्दा वो कभी सॉल्व नहीं किया। किसान उनके हाथों कहीं ना कहीं बर्बाद हुआ है। मार्केट्स इंटीग्रेशन नहीं की गई, एक जगह का माल दूसरी जगह पे कॉम्पिटिटिव चल रहा है तो वो वहाँ पे बिक सके। सो इंटीग्रेशन ऑफ द मार्केट में प्रॉब्लम आया। लॉजिस्टिक सप्लाई नेटवर्क, वेयर हाउसेज नहीं उस लेवल पर बनाए गए। कच्ची सड़कें आज भी भारत में, ये पंजाब को मत देखो, आगे निकलो जरा, बिहार, छत्तीसगढ़, यूपी चले जाओ, झारखंड, कच्ची सड़कें आज भी आप देखें तो नॉन मेटालिक रोड्स हैं। और वही सीज़न है जब उनको मंडियों तक जाना होता है, इसी वजह से वो गाँव में सामान बेचते हैं। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट उन तक नहीं पहुंच पाया प्रॉपर तरीके से, फाइनेंसर के क्लचेज में वो आज भी फंसे हुए हैं। उनके प्रोडक्ट की ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग नहीं की। अगर ये की जाती तो आज मक्की, रागी, ओट्स, ये जो आप खा रहे हो, इसकी किस लेवल पे उसे रेम्यूनरेशन मिल सकता था, आप सोच नहीं सकते। न्यू यूथ को कभी भी फार्मिंग की तरफ आने के लिए इस तरह से मोटिवेट ही नहीं किया गया कि वो फार्मिंग को कितना डेवलप कर सकता है एज अ ऑक्यूपेशन। कई नई तरह की टेक्नोलॉजीज, कई इनोवेशंस, कई साइंसेस, कई मेथड्स जो वो यूज़ कर सकता है, एक ओल्ड फार्मर शायद ना कर सके। सॉइल एंड टेस्टिंग पे फोकस नहीं किया गया। फर्टिलाइजर्स की डिस्ट्रीब्यूशन एंड उसकी सब्सिडी पे कभी उस लेवल पे ध्यान नहीं दिया गया। तो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस निकालने की तरफ नहीं बढ़ी किसान की लेकर सरकार, इसलिए उन्हें ये करना पड़ता है बैंडेज प्रोग्राम, ये बैंडेड लगानी पड़ती है। ये बैंडेड अप्रोच है सरकार की। जख्म को ठीक अंदर से आपने इम्यूनिटी नहीं बढ़ाई, अंदर से रोधक क्षमता, ताकत नहीं बढ़ाई, बार बार बीमारी होती है और उस पर बैंडेड लगा देते हैं आकर के। इससे आप जख्म छुपाते हैं, ठीक नहीं होता। जख्म ठीक करने की ज़रूरत है। किसान ही जख्म से जूझ रही है, ये प्रॉब्लम है। नहीं तो किसान की अस्मिता इतनी है, डिग्निटी इतनी है, वो 1 रुपया ना रखे, लोन तो क्या है। ये 3 इश्यूज हैं प्रॉब्लम। तो यहाँ पर एक इशू आ रहा है। इसकी वजह से अगर मैं इस 6,000 रुपये साल की बात करता हूँ तो ये मुझे उस लेवल पे बेहतर लगता है कि 80,000 करोड़ रुपया लोन राइट ऑफ करने से बेटर है। अगर हम 80,000 करोड़ रुपया इस तरह से इन्फ्यूज करते हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमी में, तो वो कहीं ना कहीं एक प्रोडक्टिव पैसा है। क्यों? क्योंकि वो डिमांड क्रिएट करेगा, सप्लाई के नेटवर्क को इंक्रीज करेगा, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन एंड फार्म डाइवर्सिफिकेशन होगी, टेक्नोलॉजी की एक्सेप्टेंस भी होगी और इनोवेशंस भी होगी, एंड फिर इसी से रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्योंकि जब एक टेक्नोलॉजी, सपोज आई एम ए टेक्नोलॉजी प्रोड्यूसर, मैंने फार्मर के लिए एक टेक्नोलॉजी बनाई है, जब उसकी एक्सेप्टेंस होने लगी कि मार्केट में और मुझे ठीक रिटर्न आने लगेंगे, मैं तभी नहीं रिसर्च एंड डेवलपमेंट करूंगा ना उस टेक्नोलॉजी में, R&Ds में तभी इंक्रीज करूंगा ना। और जब तक मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करता हूं तब तक मैं बेटर स्टेजेस ऑफ द टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग आवर कंट्री अचीव नहीं कर पाऊंगा। तो ऑलवेज टेक्नोलॉजी हमारी कंट्री में, आपको आज मैं आपको एक बात बता दूं, वर्ल्ड लेवल पे भारत में इनिशिएटिव्स की कमी नहीं है। इंडिया में इंडिविजुअल्स, प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड गवर्नमेंट के एंड पे बहुत सारे टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स किए, मैच्योर स्टेजेस तक नहीं पहुंचे। मैच्योर स्टेजेस पे नहीं पहुंचने का रीजन क्या था कि वो उसकी एक्सेप्टेंस नहीं थी मार्केट में, तो इसलिए वो कभी इकोनॉमिकली वाइबल नहीं हो पाई, तो फिर वो लंबे समय तक टिक नहीं पाई, तो वो अबेंडन हो गई। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बुक पढ़ लो, भरी पड़ी है, इतने इनिशिएटिव यूज शुरू हुए हैं, कोई मैच्योर पे नहीं पहुंच पाते।